ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी सबको लाइव आ जाओ। 2 ही लोग हैं, मैं थोड़ा डार्क दिख रहा हूँ, मुझे इसी को ठीक करने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मेन दिक्कत ये था कि आपका बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था। तो चलिए ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सुनो, केटीजी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं केटीजी के क्वेश्चन जब मिक्सअप सेशंस लूंगा संडे को, तो मैं बीच बीच में देता रहूंगा आप लोगों को। अभी हम लोग जो लेने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1 है। थर्मोडायनेमिक्स का आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मैं कितना पार्ट लूँ वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। ये पहला पार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स पर, जिसमें कि हम लोग अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। इसको एक बार ट्राई कीजिए, ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, आप लोग मुझे लेकिन जरूर बताइएगा कि थर्मोडायनेमिक्स का सर कितना सेशंस आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम तो मैंने 3 का सोचा है, लेकिन अब देखता हूं आप लोग कितना बताते हो। पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कीजिए इसको, जल्दी से इसको ट्राई करना चालू कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। इसको मैं शेयर कर दूंगा और इस वीडियो के नीचे भी आपको ये मिल जाएगा, ये पीडीएफ, ठीक है। जल्दी से ट्राई करके बताइए मुझे क्या आ रहा है आप लोगों का। 5 ही लोग हैं बस प्रेजेंट, कोई बात नहीं, अभी 6 7 8 9, ठीक है। चलिए, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। अरे हाँ ना, कुछ बोलो, बना कि नहीं बना, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ spherical enclosure contain a monoatomic gas increases linearly with temperature R is equals to R naught plus KT. If the walls of spherical enclosure is adiabatic, choose the correct graph for variation 1 upon P into dP by dt का mod with the radius। मतलब इसका जो ग्राफ होगा रेडियस के साथ कैसा आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताइएगा, क्या किसी ने सॉल्व कर लिया क्या। जल्दी से ये क्वेश्चंस कीजिए और मुझे बताइए कि ये आप लोगों ने सॉल्व किया या नहीं किया। मैं सेशंस के जस्ट बाद आप लोगों को ये क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो एडियाबेटिक इंक्लोजर है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, एडियाबेटिक अगर इंक्लोजर है तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू इसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, ये सब सारी चीजें हैं। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ध्यान से बताइएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आप एक चीज लिख सकते हो कि पी भी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई थिंक आप लोगों को इतना तो पता होगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन ये होता है। अच्छा, यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस रखा है तो गामा की वैल्यू हो जाएगी, गामा आई थिंक आप लोगों को पता होगा 1 + 2/f होता है,
अरे याद है कि नहीं याद है? पता चला मैं बस करते जा रहा हूँ तो मैं 1+2/f, तो यहाँ से आज आपका आ जाएगा 5/3, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो देखो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं 4/3, स्पेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब इनटू इसकी पावर 5/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से मुझे एक चीज दिख रहा है P इंटू, और बाकी की सारी चीजें 4/3 इंटू पाई तो कांस्टेंट है, इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपको पता चल गया, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि P आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब क्या है भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? चलिए ये बताओ तुम, इसके आगे कर लोगे या मैं करके बताऊं? ये बताइए, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा कि मैं करके बताऊं? अरे भाई आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको यहां तक समझ में आया? आर की पावर 5, पी आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आपको आ चुका है। पी आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया dp बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ, ये लिखिएगा 5 इंटू आर की पावर 4 इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 0। यही तो करोगे ना, पहले इसको अच्छा यहाँ पे आर की पावर 5 आएगा, पहले इसको कांस्टेंट मानते हुए इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इसको कांस्टेंट मानते हुए, ध्यान से सुनना, फिर जाके इसको कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है? चलिए अब देखो, यहां से देखो, मैं निकाल लेता हूं dp बाई dt की वैल्यू। dp बाई dt की जो वैल्यू आएगी वो लॉजिकली आ जाएगी कितना, -5/r इंटू dr बाई dt, यही आएगा ना? अरे ये किसका कॉल बार बार आ रहा है, 1 मिनट। अच्छा एक चीज और, इंटू पी भी आएगा, 1 मिनट रुकना, मैंने कुछ गलती की है, एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पे P भी आएगा, ध्यान से सुनना, दिस इज P इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो इसको मैंने वही तो सोच रहा था कि मैं यार कुछ गलती तो की है, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट मानते हो तो इसको लिखा, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट मानते हुए, तो यहाँ P भी तो आएगा, तो यहाँ पे P आपका ऑटोमेटिकली 1/P आ चुका है, ध्यान से देखो। अरे यहाँ पे P भी तो आएगा, इसको कांस्टेंट मान के इसको डिफरेंशिएट किया। अच्छा dr बाई dt की वैल्यू बताइए, r एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो r को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आई थिंक मुझे लगता है k आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो dr बाई dt की वैल्यू आ जाएगी k, समझ रहे हो? dr बाई dt की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी k, तो यानी ये वैल्यू है k, मतलब आप यहां से ध्यान से देखिए, dp बाई dt अपॉन इंटू 1/p का मॉड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5k/r के बराबर, ये आपका हो गया आंसर। तो r वर्सेस इसका ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखिए, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसी तरीके से आएगा, ठीक है? चलिए
अरे मैंने डायरेक्टली ग्राफ तुम्हें बता दिया है कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उनका रिलेशन क्या होगा। ये सब मतलब मुझे लगता है कि तरीका, इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूं क्या हुआ कि देखो आपका ये जो कंटेनर है, जो स्पेरिकल इंक्लोजर है, वो आपका आइडियाबैटिक वॉल से बना हुआ है, ठीक है, आइडियाबैटिक इंक्लोजर है। तो सिंपल सी बात है, हीट ना तो बाहर जा सकती है ना तो अंदर आ सकती है, तो लॉजिकली ये आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। और आइडियाबैटिक प्रोसेस में रेडियस बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पी बी की पावर गामा इज द आइडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन। और आर की वैल्यू आप लोगों को पता है, गामा की वैल्यू होती है 1 + 2/f, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 गामा की वैल्यू होती है। तो वॉल्यूम को लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल था तो मुझे पता चल गया आर पी इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि 4/3 इंटू पाई को मैंने उस तरफ कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, मैंने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पी को आप कांस्टेंट, पी को आप डिफरेंशिएट कीजिए, आर की पावर 5 को कांस्टेंट मान लीजिए, वही किया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया और पी को कांस्टेंट मान लिया। तो यहाँ पे देखिए पी को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, उसके बाद dr/dt की वैल्यू आ रही है, आर के एक्सप्रेशन दे रखा है तो dr/dt की वैल्यू के आ गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके बीच का जो रिलेशन आएगा, जो आपको ग्राफ पूछ रखा है, वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, तो वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज बी। चलिए ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर ऑफ एसएचएम एंड थर्मोडायनेमिक्स। कीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी एसएचएम और थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार कीजिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से कीजिए इसका सेकंड पार्ट। इसमें क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ मास स्लाइड्स स्मूथली इनसाइड अ लॉन्ग सिलेंडर क्लोज एट वन एंड enclosing a certain mass of gas. The cylinder is kept with its axis horizontal. If the piston is disturbed from equilibrium position, it oscillates simple harmonically. SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ SHM आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से कीजिए इसको और मुझे आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। बीच बीच में तुम लोग बोलते रहो कुछ, हाँ ना हाँ कुछ बोलते रहो, ताकि मुझे भी लगे कि समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर मेरी स्पीड आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से होती है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो सिंपल सी बात है, मेरा स्पीड भी सही रहेगा। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए प्लीज़ आप रिस्पॉन्स अच्छे से किया करो, ठीक है। मैं बस आपको यही बोलूँगा, रिस्पॉन्स आप अच्छे से किया करो, हुआ नहीं हुआ। अब जैसे मुझे पता चला तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है। तो लॉजिकली सोचिएगा, मेरी स्पीड आप पे डिपेंड करती है। आप लोग लाइव सेशन में ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक समझाते रहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स किया कीजिए। मैं भी नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहते, तो क्या बोले। चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर आपको पता हो, कहाँ चले गए भाई, एक मिनट रुकना, गलती से वहां पहुंच गया मैं, एक मिनट रुकना।
कहाँ गया यार, यही प्रॉब्लम हो जाती है। क्या गया, थर्मोडायनेमिक्स 1। हाँ चलिए ठीक है, आ गए। इस तरह के क्वेश्चंस में देखो क्या हम लोगों को करना है। फिर से वही हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यार, क्या प्रॉब्लम। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले तो आपको एसएचएम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, एक सिलेंड्रिकल लंबा एक कंटेनर है जिसमें कि कुछ गैस है और इसका मास आपको सब कुछ दे रखा है, गैस का प्रेशर आपको P दे रखा है और इस पिस्टन का एरिया A दे रखा है, इस पिस्टन का जो मास है वो M दे रखा है, इसकी ये जो गैस इसमें भरा हुआ है वो H लेंथ तक भरी हुई है। तो आपको बोला जा रहा है कि मान लीजिए इस पिस्टन को थोड़ा सा, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कुछ मान लीजिए P0 है और गैस का प्रेशर अंदर का आपको P दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, मास दे रखा है। अब क्या हुआ कि ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब जैसे आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करो, चाहे तो इधर कर दो चाहे तो इधर कर दो, तो क्या करने लगे, ये एसएचएम करने लगा। अब डिस्टर्ब करने का मतलब ये होता है थोड़ा सा, अब बहुत ज्यादा नहीं। एसएचएम में आप लोगों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, होता है क्या कि जब भी आपको एसएचएम में टाइम पीरियड निकालना होता है तो पहले हम लोग मीन पोजीशन रिलेशन लिखते हैं, उसके बाद मीन पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को एस डिस्प्लेस कराते हैं तो देखते हैं उसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आना चाहिए और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसकी हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है कि एसएचएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में ये मीन पोजीशन पे था, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट ही कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है। तो देखिए मीन पोजीशन रिलेशन लिखते हैं, अंदर का प्रेशर P है, बाहर का प्रेशर P0 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर ये प्रेशर P है तो ये इस पे प्रेशर इस तरफ से लगा रहा होगा और इस पे प्रेशर ये इस तरीके से लगा रहा होगा। तो मैं इनिशियल मीन पोजीशन रिलेशन क्या लिख सकता हूं, PA इज इक्वल्स टू P0 इनटू A। ये मीन पोजीशन रिलेशन हो गया, इनिशियली मीन पोजीशन रिलेशन ये हो गया। अब आपने क्या किया, इसको x डिस्प्लेस करवा दिया। सपोज करो कि हमने इसको x डिस्प्लेस करा दिया, तो ध्यान से देखना कि हमने इसको इधर x डिस्प्लेस करा दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा पिस्टन है ये यहाँ आ चुका है। तो अगर मैंने x डिस्प्लेस कराया तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो घट गया, यानी प्रेशर बढ़ गया होगा। लॉजिकली बताना, तुम ध्यान से सोच के बताना कि आपने अगर इसको थोड़ा सा पुश किया तो सिंपल सी बात है, इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा होगा इसके अंदर का गैस का। तो मैं मान लेता हूं यहाँ का जो प्रेशर है वो P प्लस DP हो गया, क्योंकि बढ़ गया है ना, और बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ही रहा। तो मैं मीन पोजीशन तो F नेट क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, F नेट लिखूंगा, ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे P प्लस DP इंटू A, ये फोर्स, ये प्रेशर है, ये इसको इस तरफ से धक्का दे रहा होगा पिस्टन को, माइनस ऑफ P0 इंटू A। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपका जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा DP इंटू A। तो ये आ जाएगा DP इंटू A, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना आया होगा इंटू एरिया। अब देखो मुझे लगता है ये निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, आपने थोड़ा सा ये लेके आया है तो आपका, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो आपका जो पिस्टन के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब डायथर्मिक पिस्टन मान लीजिएगा तो टेम्परेचर तो आपका सिस्टम का कांस्टेंट रहा होगा। तो देखिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। पार्शियल अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिखोगे PdV प्लस ऑफ VdP इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मुझे निकालना किसकी वैल्यू, P की, DP की वैल्यू। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसकी DP की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ PdV अपॉन V, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, अगर लॉजिकली बात किया जाए तो देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना है। अगर पहले वॉल्यूम था H इंटू A, इनिशियल वॉल्यूम जो था, अगर तुम ध्यान से देखो तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो DP की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ P इंटू DV की वैल्यू नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो है A इंटू V है, A इंटू H है, सॉरी A इंटू H। अच्छा, DV कितना हो जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना। अगर तुमने इसको X डिस्प्लेस कराया है तो लॉजिकली बताना किसका जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा A इंटू DX। अगर तुमने इसको DX डिस्प्लेस कराया, मैं DX डिस्प्लेस करा रहा हूं, सॉरी X डिस्प्लेस करा रहा हूं, तो A इंटू X।
a इंटू एक्स, लेकिन माइनस के साथ आएगा क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम आप जब कीजिएगा तो ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा a इंटू एक्स। कितना लिखिएगा? a इंटू एक्स। तो a कैंसिल आउट, मतलब dp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी px बाई एच। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो dp की वैल्यू आएगी p इंटू एक्स बाई एच। समझ रहे हो मेरी बात को? p इंटू एक्स बाई एच। ठीक है, अगर तुम इसको देखो, अगर p इंटू एक्स बाई एच आ गया तो अब देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी डीपी की वैल्यू। डीपी की वैल्यू कितनी थी भाई? p इंटू एक्स बाई एच। तो इसको लिखोगे p इंटू एक्स बाई एच इंटू ए। तो इसको ध्यान से देखो तो एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका आ गया x, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की बात की जाए तो ये कितना है, अगर तुम a की बात करो तो a कितना लिख सकते हो? ध्यान से देखो तो दिस इज पी ए बाई एच एम, एच इंटू एम, क्योंकि इंटू एक्स, तो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा, तो टाइम पीरियड कितना होता है अगर एसएचएम का? 2 पाई बाई ओमेगा। तो यह आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ये आपका आंसर आएगा। तो आंसर इज ए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लास्ट बार मैंने क्या किया, ध्यान से सुन लो। अगर ये मीन पोजीशन पे था, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका नेट फोर्स 0 होता है, तो उसी में हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखो। अगर ये मीन पोजीशन रिलेशन लिखा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू ए, यहां से जो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स लग रहा होगा, इधर का जो प्रेशर एरिया दोनों बराबर होगा। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, पिस्टन को इसके मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करा दिया, चाहे तो आप इधर भी डिस्प्लेस करा सकते थे। तो लॉजिकली तुम ध्यान से देखो तो वॉल्यूम अगर बढ़ गया, वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा ही, लॉजिकल बात है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो P प्लस डी पी इंटू ए माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो एफ नेट आएगा डीपी इंटू ए। अच्छा, एफ नेट की डायरेक्शन किधर होगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो एफ नेट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ एफ नेट आएगा। तो एक तरीके से देखो एसएचएम क्यू होगा, ये आप समझ सकते हो। डिस्प्लेस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और एक्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो देखो मीन पोजीशन से आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो एफ नेट अपोजिट डायरेक्ट आ रहा है, मतलब कि एसएचएम हो रहा होगा। तो क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये डीपी की वैल्यू, फिर हम लोगों ने डीपी की वैल्यू निकाली। डीपी की वैल्यू कहां से निकाले? पीवी जो मान के किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इससे डीपी की वैल्यू आ गई, डीपी की वैल्यू वहां पे पुट किया तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसका क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन का, वो 2 पाई बाई ओमेगा कर दिया, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी था। इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एक आ सकता है, मैं करवाऊंगा आप लोगों को, इस पे भी बहुत अच्छा। गैस की एनर्जी बदलेगी बेटा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मान लिया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो गया ना। अरे तुम खुद सोचो ना, गैस की एनर्जी जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि गैस का टेम्परेचर क्या है। अगर गैस का टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो उसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी घटेगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक पूरा का पूरा आपका एक पैराग्राफ है, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। ट्राई कीजिए इसको एक बार। अच्छा क्वेश्चन ये मैंने वैसे क्लास नोट्स में कराया हुआ, एक बार फिर भी आप ट्राई कीजिए, इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। ट्राई कीजिए इसको एक बार।
जल्दी इसको ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद मुझे बताइए कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। A piston encloses some diatomic gas in cylindrical vessel with horizontal longitudinal axis as shown in the drawing. The initial pressure of air is equals to the external pressure of 10 raised to the power atmospheric pressure, external atmospheric pressure of 10 raised to the power 5 Pascal. The cross section area of piston is 0.03 meter square and originally an stress spring with spring constant 2000 Newton per meter is attached to the piston. The wall of vessel and the piston are perfectly insulated. Initial volume of enclosure is 0.024 meter cube and the initial temperature is 300 Kelvin. The air is heated to 360 Kelvin with heating filament built into the vessel. Okay, चलिए पहला दिखा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन कॉजेज बाय हीटिंग। इससे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास नोट्स में करा रखा है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से देखते हो। मैं इसको लल्लू इसलिए बोलता हूँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैंने अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स कराया, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं, तो अगर वो सब क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं तो उसके हिसाब से ये लल्लू क्वेश्चन है। अगर कोई उस तरह के क्वेश्चंस नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, उसके लिए मीडियम से थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है, बढ़िया बात है। जिनको इंग्लिश में नहीं आता वो हिंदी में पढ़ लीजिए। किसी से बना भाई? तो बताइए किसी से बना? डी फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग बोल रहे हो, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड बाय द हीटिंग एलिमेंट। बाकी हम लोग कोचिंग के बच्चे सब मतलब ये सोए हुए हैं, कोई भी क्लास में लाइव नहीं रहता है। चलो बहुत बढ़िया, एक दिन लपेटे में लूंगा, सब निकल लोगे। चलो ठीक है, देखते हैं, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए फिर क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ध्यान से देखो, देख लो, एक ये पिस्टन है जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये हीटिंग एलिमेंट है, ये एक पिस्टन है और उसको स्प्रिंग से हम लोगों ने लगा रखा है। अब क्या किया, इसको हीट किया। इनिशियल टेम्परेचर जो इसके अंदर का जो गैस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 300 केल्विन था, 300 केल्विन था। फाइनली इसका टेम्परेचर, इसको हीट करने के कारण इसका टेम्परेचर हो गया 360 केल्विन फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर चेंज आपको दे रखा है। उसके अलावा इसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 0.024 मीटर क्यूब आपको इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है। ध्यान से देखिए तो इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है कि हीट करने के कारण ये कितना पहले डिस्प्लेस हो गया होगा। ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि इसमें मोल्स कंजर्वेशन एन इनिशियल इज इक्वल्स टू एन फाइनल लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला पार्ट में यही करने वाला हूं। देखो मैं मानता हूं कि पहले इसका वॉल्यूम ये था, अब इसका जो, अब ये जो है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है तो ध्यान से देखना,
कि ये हो जाएगा A इंटू एक्स, इसमें वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट मान लो, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट जो कि आपको दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब पहले जितना मास ऑफ गैस इसके अंदर था फाइनली अभी उतना ही होगा क्योंकि गैस निकली नहीं है, तो सिंपल सी बात है n कांस्टेंट, तो n को लिख सकते हो Pb बाई m, Pb बाई T, P इनिशियल V इनिशियल बाई T इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल बाई T फाइनल, ये आप लगा सकते हो। तो P इनिशियल, ये तो KTG का क्वेश्चन हो गया भाई। प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि इसका प्रेशर आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। पहले इसका प्रेशर था, पहले गैस के अंदर का जो प्रेशर P नॉट था, अब जैसे ये x डिस्प्लेस हो गया होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को कि प्रेशर ऑफ गैस अब कैसे क्या हो गया। जैसे देखो, अगर ये पिस्टन था, ये पहले इनिशियली रिलैक्स थी, तो यहाँ का प्रेशर P नॉट, बाहर का प्रेशर P नॉट। अब जैसे ही आपने इसको x डिस्प्लेस किया, तो ये जो पिस्टन है ये तो स्प्रिंग से लगी हुई है, तो यहाँ पे देखना यहाँ का प्रेशर हो गया है P नॉट, लेकिन अब गैस का प्रेशर P हो गया क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस कराया। तो अगर x डिस्प्लेस कराया तो स्प्रिंग भी x दब गया होगा, इसके कारण, स्प्रिंग को मैं हटा रहा हूं यहाँ से, इसके कारण ये जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग, जो इस पे, इस पिस्टन पे जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो K इंटू एक्स फोर्स लगाएगा। तो अगर फोर्स बैलेंस करना चाहते हो तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो ये जो फोर्स लगाएगा ये P इंटू A इस तरफ लगा रहा है और एटमॉस्फेयर P नॉट इंटू A इस तरफ लगा रहा है, तो फोर्स बैलेंस करोगे तो ये लिखोगे P इंटू A शुड बी इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू A प्लस ऑफ KX, मतलब कि P ऑफ गैस जो रहेगा वो आप लिख सकते हो P नॉट प्लस KX बाई A। तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस एट एनी मोमेंट जब आपने x डिस्प्लेस किया है, मतलब कि हीट करने के कारण ऑब्वियस सी बात है गैस एक्सपेंड हो रही होगी, गैस एक्सपेंड हो रही होगी तो ये पिस्टन आगे बढ़ गया होगा, तो जब ये x आगे बढ़ा होगा तो उस समय गैस का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ये आ जाएगा। तो आप इसको ये P फाइनल की तरफ मान लो कि x वो टोटल डिस्प्लेस हो सकता है टेम्परेचर चेंज का, तो P फाइनल आप इसको मान लो। ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को, P इनिशियल आपको P नॉट दे रखा है, V इनिशियल आपको दे रखा है, V इनिशियल आपको दे रखा है V नॉट, और टेम्परेचर इनिशियली 300 दे रखा है, ये जो कस टू P इनिशियल P फाइनल लिखोगे P नॉट इंटू KX बाई A, ठीक है। V फाइनल आपको दे रखा है। अच्छा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल सकते हो क्या, आराम से निकाल सकते हो भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया आई थिंक दिया हुआ होगा, देख लेते हैं। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा V नॉट माइनस ऑफ AX, समझ रहे हो, ये फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया होगा, अपॉन T फाइनल आपको दे रखा है 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, V नॉट दे रखा है, P नॉट दे रखा है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया देखा है, V नॉट सब कुछ दे रखा है, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से सॉल्व कर लोगे क्या, ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा और आपका x का वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आती है, x में क्वाड्रेटिक आएगा और x की वैल्यू आई थिंक आ जाती है 0.01 मीटर, तो आंसर आपका होगा 0.0, आंसर ए हो जाएगा इसका, आंसर ए। ठीक से सॉल्व भी नहीं करने आता आप लोगों को, गधेरे की तरह कुछ भी कर लेते हो। अबे सही बताया हूं ना, इसमें इतना ई होने की क्या जरूरत है। अच्छा, वॉल्यूम मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, अच्छा वॉल्यूम प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, क्योंकि अगर आपने इसको x डिस्प्लेस कराया है तो वॉल्यूम पहले V नॉट था और वॉल्यूम आपका x नॉट x इंटू ए बढ़ जाएगा ना, तो वॉल्यूम में प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम में x प्लस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, वॉल्यूम में प्लस आएगा। अरे तुम लॉजिकली सोचो, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था कि वॉल्यूम पहले V नॉट था, अब इस वाले पिस्टन को x आपने इधर डिस्प्लेस करा दिया, मतलब डिस्प्लेस आपने नहीं कराया, मतलब हीट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ये हीटिंग के कारण ये पिस्टन आगे चला गया, तो वॉल्यूम, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है दैट इज a इंटू एक्स बढ़ गया होगा ना, पहले वॉल्यूम V नॉट था तो अब V नॉट प्लस ax आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी डिलीवर बाय द हीटिंग एलिमेंट। फर्स्ट का ए है, सेकेंड का डी है, तो अब देखते हैं फाइंड द एनर्जी डिलीवर बाय द
हीटिंग फिलामेंट हीटिंग फिलामेंट के द्वारा कितनी एनर्जी दिया गया होगा जब आपने टेम्परेचर 300 से 360 डिग्री सेल्सियस तक कर दिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ध्यान से देखें, अरे हो गए आप टेंशन, एक मिनट, अगर तुम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका कहता है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस जो है, अगर प्रेशर ऑफ जो गैस है वो है P नॉट प्लस KX/A, अभी हम लोगों ने निकाला था। तो Q मुझे निकालना है, हीट गिवन टू द गैस इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है F/2 NR डेल्टा T, टेम्परेचर में चेंज NR डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल PdV, अगर ये आप लोगों को याद होगा तो मुझे कहीं ना कहीं वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द गैस हमको निकालना पड़ेगा, गैस के द्वारा कितना वर्क किया गया होगा। अच्छा, गैस दे रखा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता चल जाएगा, एन की वैल्यू दे रखी है, आर आपको पता है, डेल्टा टी आपको पता है 60, 300 डिग्री, पहले 300 डिग्री सेल्सियस पे था, 360 डिग्री टेम्परेचर चल गया, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की वैल्यू ये आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब वर्क डन बाय द गैस कैसे निकाले, तो वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस होता है इंटीग्रल PdV। अच्छा, प्रेशर ये क्या होता है, इंटीग्रल PdV, प्रेशर किस तरीके से वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, तो वॉल्यूम को dV को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम, अगर ये x डिस्प्लेस कराया है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो वॉल्यूम हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो वॉल्यूम होगा A इंटू एक्स। तो dV की वैल्यू क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, तो अगर वॉल्यूम है A इंटू एक्स, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो dV की वैल्यू आ जाएगी, dV की वैल्यू आ जाएगी A इंटू डी एक्स। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर आपने x डिस्प्लेस करा दिया, फिर आप बोलते हो इसको इंटीग्रेट कर दिया, वॉल्यूम में चेंज आपने लिखा, फिर आप ऐसे कर रहे हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ध्यान से सुनेगा, हम लोगों को अगर आपको वर्क डन निकालना है, हम लोगों को अगर वर्क डन निकालना तो हम ये मानेंगे कि यहाँ से हमने dx डिस्प्लेस कराया। अगर हम लोगों ने dx डिस्प्लेस कराया पिस्टन को, तो बताइए वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा dv, तो वो हो जाएगा A इंटू डी एक्स। समझ रहे हो मेरी बात को, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा आपका A इंटू डी एक्स। मतलब पहले इसका वॉल्यूम V था और आपने अब इसको थोड़ा सा छोटा सा, अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो मूव करेगा इसको हम लोगों ने dx मान रखा है, तो वॉल्यूम में चेंज जो आ जाएगा A इंटू डी एक्स आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, तो वॉल्यूम में चेंज को आप A इंटू डी एक्स आप लिख सकते हो। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं P इंटू A इंटू डी एक्स। समझ रहे हो, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस का आप डेरिवेशन देखोगे तो आपको ये लॉजिकली समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने निकाला था। P की वैल्यू क्या है भाई, P की जो वैल्यू, प्रेशर ऑफ जो गैस है, जो होता है प्रेशर ऑफ गैस होता है, तो P प्लस KX/A, ध्यान से देख रहे हो, इंटू एरिया इंटू dx। समझ रहे हो मेरी बात को। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक, x पहले 0 पे था, पहले 0 ये मूव किया था, और x की वैल्यू अब 0.1 हो गई, जो कि आप पहले पार्ट में आंसर में निकाल चुके हो x की वैल्यू कितनी है। तो यहां से आपका वर्क डन बाय द गैस भी आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस आ गया, डेल्टा यू आपको ऑलरेडी पहले से पता है, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये पार्ट आपको समझ में आया। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप कर सकते थे, वो तरीका भी मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपके लिए अच्छा रहे कि आप लोगों को पता रहे कि क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग कर सकते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू निकाल ली, वर्क डन बाय द गैस किस पे डिपेंड करता है, PdV। इसका डेरिवेशन आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से, कार्तिक सर ने आप लोगों को बताया होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इंटू dV होता है। तो प्रेशर ऑफ गैस हम लोगों ने देखा कि x डिस्प्लेस कराने पर, अगर कभी पिस्टन मेन पोर्शन से पिस्टन को अगर x हमने डिस्प्लेस कराया तो देख लिया प्रेशर की वैल्यू किस हिसाब से डिपेंड कर रही है, और dV को हमने AdX लिख लिया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके फाइनल x कितना है 0.1, जो कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में निकाल रखा है। दूसरा, आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो पिस्टन पहले रुका हुआ था, अगर इनिशियली बात करें जब टेम्परेचर 300 केल्विन था, टेम्परेचर जब 300 केल्विन था, फाइनली जब टेम्परेचर 360 केल्विन हो गया तो पिस्टन फिर भी रुका हो गया। तो समझिएगा, मैं बोल सकता हूं इस पिस्टन पे, अगर इस पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं तो इसमें लिख सकता हूं इस पिस्टन पे जो वर्क डन बाय गैस होगा प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, बाहर का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसमें कौन कौन वर्क कर रहा है, इसमें तीन तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। पहला तो
गैस फोर्स लगा रहा है, दूसरा एटमॉस्फेयर के गैसेस फोर्स लगा रहा है, अरे बाहर भी तो गैस है वो भी तो फोर्स लगाएगा, तीसरा इसमें स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस, तीनों की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले भी ये रुका हुआ था फाइनली भी रुका हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब वर्क डन बाय द गैस जो होगा वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर हो जाएगा प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस के साथ। अच्छा वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? मुझे लगता है नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे ही वर्क हो गया होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जा रहा होगा इधर हो रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि एटमॉस्फेयर पे वर्क डन हम अंदर की गैसेस नहीं वर्क किया होगा। अच्छा स्प्रिंग के द्वारा वर्क किया गया होगा या स्प्रिंग पे ही वर्क हो गया होगा? सिंपल सी बात है स्प्रिंग पे ही वर्क हो गया होगा, क्योंकि स्प्रिंग को हमने दबा दिया, तो उस वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ पे था फाइनली वो एक्स दब गया है, तो वहां से आप ये बता सकते हो। तो ये भी माइनस तो इस और बाहर एक माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं बेटा स्प्रिंग का नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लगाते हो तो इस पे नेट फोर्सेस कौन कौन लगा रहा है, तो इस पे एक फोर्स तो गैस का फोर्स हो गया, एक एटमॉस्फेयर की जो गैसेस है वो भी तो इस पे फोर्स लगाएगी, साथ साथ स्प्रिंग तो फोर्स लगा रहा है। आप स्प्रिंग का देख रहे हो, एटमॉस्फेयर का जो गैस जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस, ठीक है। मैंने आपको बताया ना इस पिस्टन पे पहला तो अंदर का गैस फोर्स लगा रहा है, एटमॉस्फेयर का गैस भी तो फोर्स लगा रहा है, साथ साथ स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है kx, जो कि मैंने पहले अभी तुरंत P ऑफ गैस इज इक्वल टू P ऑफ किस तरीके से आपको बताया था। तो P ऑफ गैस की जो वैल्यू होगी याद करो, जब हम लोगों ने निकाला था P ऑफ गैस इज इक्वल टू P ATM प्लस ऑफ kx बाई a की वैल्यू आई थी, इसी को तो इंटीग्रेट करके हम लोगों ने वर्क डन निकाल दिया था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गया। आई थिंक इसका आंसर डी हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपके पर है। वैसे मुझे कैलकुलेशन करना अच्छा नहीं लगता, और मेरी वैसे भी कैलकुलेशन भाई उतनी स्ट्रांग है नहीं, जो ईमानदारी से बताऊं। चलो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपको समझ में आया होगा तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन मोलर हीट कैपेसिटी। तो आपको ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से किया होगा तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी का ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपसे बनना चाहिए। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं। जल्दी ट्राई कीजिए इसको। ऐप में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसके नीचे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, इस क्वेश्चंस के सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके अलावा ग्रुप में भी मैं आज शेयर कर दूंगा, आज तारीख आप देख लीजिए, आज है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को मतलब ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा ये जो भी इससे रिलेटेड पीडीएफ है। इससे पहले वाली वीडियो का मैंने केटीजी का पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज रखा है, अभी इसका भी पीडीएफ क्लास के बाद मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम लोग लाइव सेशन में रहते नहीं हो, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो इसलिए हमारी स्पीड भी तो स्लो हो जाती है। अगर रिस्पॉन्स अच्छे से करोगे तो सिंपल सी बात है मैं अच्छे से और थोड़ा फास्ट चलूंगा। अब तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स करते हो हाँ ना कुछ नहीं बोलना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें लगता है तुम गधेरे ही हो, मैं किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। भाई अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे भी तो लगेगा ना कि तुम्हें समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया कीजिए अच्छे से, तब मुझे पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 घंटे में हम लोग कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस डिस्कस करें। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन हमारा कितना हो पाता है, 5 6 7 क्वेश्चन हो पाता है। तो अभी भी हम लोग 3 क्वेश्चंस कम डिस्कस करवा रहे हैं, और इसमें लॉस किसी का नहीं है, आपका लॉस है। मैं ईमानदारी से बताऊं आपका लॉस है। जितना ज्यादा आप मेरे से क्वेश्चन डिस्कस कराओगे उतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे। आप इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोग लाइव सेशन में प्रेजेंट रहा करो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं रहते। अगर मान लो कि पिछले वाले सेशन में हम लोग थोड़ा पहले टाइम पे ही कर लिए होते तो मैं आपको फिर मोलर हीट कैपेसिटी से रिलेटेड और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता, लेकिन हमारा टाइम ही 1 घंटे में हो गया तो सिंपल सी बात है, फिर मैंने वहीं पे खत्म किया। मैंने 5 क्वेश्चन चलो उसमें ले रखे थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जहां तक डिस्कस होगा उतने क्वेश्चंस कट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि ग्रुप में है 80 मतलब लगभग 100 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा ही ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आप में से कितने बच्चे मतलब कि सीरियसली लाइव सेशन को ज्वाइन करते? क्यों? जब रिकॉर्डेड ही देखना तो भाई बोल देते, हम रिकॉर्डेड ही करके दे दिया करते तुम्हें, हम भी खुश रहते, तुम भी खुश रहते। एक बार में एक दिन में 10-10 वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए डाल दिया करो, बस भैया 10 दिन का काम खत्म। लाइव सेशन क्यों लिया जाता है? ताकि आपको जो डाउट आ रहा है आप सामने इंटरेक्ट करके पूछ सको, लेकिन आप लोग लाइव रहते ही नहीं हो। कितने लोग? 9-10 लोग। तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। कई लोग क्या सोचते हैं, सर टाइम बर्बाद होगा। टाइम क्यों बर्बाद होगा? उस समय तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो कर लोगे। नहीं, ये तो पता चल जाएगा ना तुम्हें कि भैया कि कितने मतलब कि कितने पानी में इस चैप्टर में। मैं टाइम तो देता हूँ ना तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ये थोड़ा करता हूँ आया ले हो गया भाई चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा थोड़ा करते हैं। आते हैं पहले मैं भी तुम्हें टाइम देता हूँ, करो उस टाइम, उसी टाइम बैठ के तुम देख लो, तो तुम्हें दोबारा देखने की वीडियो क्यों जरूरत पड़ेगी? लेकिन नहीं, लाइव में नहीं रहना है सर, अपने हिसाब से सारा कुछ करना है, फिर बाद में नंबर नहीं आएंगे तो कौन हरामी था? टीचर हरामी था। चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग, वही बात है, जो लोग बात मान के आगे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, वही आगे बढ़ पाएगा और आगे अच्छा कर पाएगा। आईटी में सबका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक लोगों का ही होता है जो सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट्स अपॉन यू, आप जैसा करना चाहो आप वैसा करो, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि लाइव सेशन में रहिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ टाइम बर्बाद है और इसकी बात नहीं होती है। 1 घंटे की क्लास हो रही है तो ये समझो कि उस समय तुमको ये तो पता चलेगा, उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है, एज वेल एज तुम्हें जो समझना है वो भी समझ सकते हो, और जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं, जेन्युइन डाउट आ रहे हैं, वो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन ये सब चीजें सोचता कौन है? हमें चलना तो अपने हिसाब से है। कोई बात नहीं, चलिए इसमें मैं और भी आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला था मोलर कैपेसिटी। मैं आज सोच के बहुत सारी चीजें आता हूं कि जितने क्वेश्चंस केटीजी के उठाए या 30 से 40 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे। डिस्कस हो जाने के बाद 15 से 20 मिनट मोलर हीट कैपेसिटी में मेरा आज लेक्चर लेना था, लेकिन तुम लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, इस कारण से मुझे वो 5 से 6 क्वेश्चंस पूरे 1 घंटे में डिस्कस कराने पड़े। तो प्लीज थोड़ा सा सुधरिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जाके थर्मोडायनेमिक्स उठा के देखना हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 13-14 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स। इवन जितना मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज है ना, उतना आपका पूरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज है। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं इसलिए कि तब तक आप लोगों को प्रॉपर टाइम भी मिले, साथ साथ सुनते भी रहो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना बड़ा चैप्टर है, लॉजिकली तुम सोचना। मैं किसी चैप्टर्स के, देखो मुझे फिजिक्स में हर एक चैप्टर अच्छा लगता है, मैं ये बोल रहा हूँ लॉजिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितना बड़ा है, और लॉजिकली तुम देखना थर्मोडायनेमिक्स कितना छोटा चैप्टर है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। तो किसमें आप कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, ये सब चीजें तो दिमाग में आती नहीं है। गधों की तरह, मतलब एक होता है ना गधा जिस तरीके से मेहनत करता है, उस तरीके से आप लोग कर रहे हो। बुरा मत मानो, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा स्मार्ट बनो कि किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। गधों की तरह नहीं होता है। पता चला तुमको पता है, एक लॉजिक एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट कि केटीजी से एक क्वेश्चन मान लो पूरी मैकेनिक्स में जो मैक्सिमम चंक ऑफ क्वेश्चंस आता है वो वर्क सर्कुलर मोशन के बाद आना चाहिए। तो वर्क पावर एनर्जी से आपका रोटेशनल तक अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। अब आपने ज्यादातर टाइम यही वर्क पावर एनर्जी से पहले ही लगा दिया, हजार केस पढ़ रहे हो काइनेमेटिक्स का, तो भाई क्या होगा तुम्हारा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड, आप उस हिसाब से स्मार्ट तरीके से करो ना, कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और जो मेरे मेजर पोर्शन है जिससे ज्यादा मेजरली क्वेश्चंस आते हो उस पर ज्यादा दिमाग भी लगाया जा सके।
जैसे रोटेशन में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं हर साल, अच्छे क्वेश्चन, तो उस पर ध्यान आपको लगाना चाहिए फॉर एडवांस। जेईई मेंस के तो छोड़ो उसको, भी एक क्वेश्चन आएगा, तो स्मार्ट तरीके से वर्क करो ना भाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है तो रिस्पॉन्स भी तुम्हारा उसी तरीके से होता है। कोई नहीं, चलिए अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है आप लोगों को पता होगा। मोलर हीट कैपेसिटी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब ध्यान से सुनिएगा कि अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको कहते हैं? ऐसे पूछ रहा हूं, पढ़ चुके हो ना, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसको कहते हैं? कई गधेड़े बोलेंगे पीबी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बता भी दे रहा हूं एग्जांपल, पीबी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे किसी से पूछोगे एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहता है? ऐसा प्रोसेस जिसका इक्वेशन पीबी की पावर गामा हो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अबे उसका कुछ प्रोसेस में कुछ तो फंक्शन होगा ना। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज जीरो होना चाहिए, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ रहे हो मेरी बात को? दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। उसको जब सॉल्व किया गया तब हमें पता चला पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी तरीके से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कुछ तो होगा जिसको सॉल्व करने के बाद पीबी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट आया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो होता है कि ऐसा प्रोसेस, समझ सुनिएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, वेरिएबल ना हो, विथ प्रेशर, टेम्परेचर, विथ एनी पैरामीटर्स ऑफ गैस। समझ रहे हो मेरी बात को? थ्रू आउट द प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहे। दैट मींस अगर तुम ध्यान से सोचो, आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, सारे जितने भी प्रोसेस हैं सभी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। मतलब मैं ओनली अगर आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, समझ रहे हो मेरी बात को, ओनली आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा दो तो सारे उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो आ जाएंगे। समझ रहे हो? ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखो, मैं अगर चाहूं तो आप लोगों को ओनली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ाऊं, स्टार्ट ही करूं थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस, और पहला प्रोसेस लिखाऊं वो सब नहीं कि V कांस्टेंट, P कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब प्रोसेस लिखाऊं नहीं, डायरेक्टली पहला स्टार्ट करूं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हेडिंग डालिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और उसी से सारा चीज एक्सप्लेन करता हूं। बताया इसलिए जाता है पीछे क्योंकि समझ में आता है, फिर बाद में चीजों को रिलेट करवा सकते। 15-20 मिनट, हाँ 12 तक हो जाए। ठीक, ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो सिंपल सी बात है, C की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए तो ध्यान से देखो, तो पीवी का ग्राफ बनाओगे, पीवी का अगर तुम ग्राफ बनाओगे, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पीवी का अगर आप ग्राफ बनाओगे, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस, सभी आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, ये सारे प्रोसेस कर्व जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सभी प्रोसेस। अच्छा, जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जब आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हो तो ये होता है CV प्लस ऑफ R अपॉन 1 माइनस एक्स, where PV की पावर x is equals to constant. This is the equation of polytropic process. अब x की वैल्यू कोई भी हो सकती, एनी नंबर, मे बी एनी नंबर, लेकिन वो ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का एक ये आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसी को जब सॉल्व किया जाता, अब कैसे निकाला भाई? कई लोग बोलेगा कि साल तुम निकाल कैसे लिए कि C पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो C होगा वो आपका इतना आएगा। तो भाई देखो, ध्यान से देखो ना, अगर तुम इसी फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट करते जाओ ना तो तुम्हारी सारी चीजें आते जाएगी। जैसे अगर तुम्हें पता होगा कि अगर तुम पता आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पीबी की पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका अगर तुम ध्यान से देखो तो C निकालो तो CB प्लस ऑफ R बाई 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया इंफिनिटी। याद कीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू इंफिनिटी आती थी, तो देखो इंफिनिटी आ गई। अच्छा, पी भी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट,
भी की वैल्यू आप गामा पुट कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा ये पीबी की पावर गामा जो होता है ये आपका होता है कौन सा, ये आपका होता है आई थिंक आइडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन। तो यहां से सी निकालिए तो सीबी माइनस ऑफ आर बाई गामा माइनस वन, और आर बाई गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू सीबी ही होता है, तो सीबी सीबी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो। तो याद होगा आपको, तो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस इज जीरो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से अगर बात किया जाए, ध्यान से देखो, अगर इसकी बात की जाए किसके आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में देखोगे तो पीबी, अगर तुम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो, ध्यान से सुनना, आइसोकोरिक तो मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको देखो पी भी की पावर एक्स होता है, आइसो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अगर हम बोले, और एक्स की वैल्यू हम डाल दें, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू अगर हम डाल दें, एक्स की वैल्यू कर दे जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कर दे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो कर दे, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखो, पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैंने क्या बोला, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होगा पी बी की पावर एक्स, एक्स में भी एनी नंबर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए ये कौन सा हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए आइसोबैरिक, देख लो आ भी गया, एक्स को जीरो करो तो पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको कि आइसोबैरिक प्रोसेस का जो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है वो सीपी होता है, तो इसको लिखेंगे सीबी प्लस ऑफ आर बाई 1 माइनस जीरो, तो डेट इज सीबी प्लस आर, देखो आर है कि नहीं आ रहा है, सीबी प्लस आर आ रहा है, ठीक है। तीसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो भी आपका पार्ट है किसका, वो भी आपका एक टाइप है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी पीवी की पावर एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यह लिख सकता हूं 1 पी की पावर 1 बाई एक्स, वी इज इक्वल्स टू जी कांस्टेंट। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो जीरो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो इंफिनिटी, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दो, तो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके लिए x की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या लिखोगे, c इज इक्वल्स टू cb प्लस ऑफ r बाई 1 माइनस x, x की वैल्यू इंफिनिटी करोगे तो c की वैल्यू cb आ जाएगी। ध्यान से देखिए, एक ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही मैंने सारे प्रोसेस का c निकाल लिया। तो एक बात बताओ, थोड़ा समझ में आया, लॉजिकली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सी कैसे निकाला था, कोई भी प्रोसेस है तो उसको आप लिख सकते हो Q इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। पहला तो आपको देखो किसी भी मोलर इसको लिख सकते हो NC, अगर इसको लिखना चाहो लॉजिकली तो डेल्टा T, इसको लिख सकते हो F बाई टू इंटू आर, F बाई टू इंटू आर को ही सी भी बोलते हैं, आपको पता होगा, F बाई टू इंटू आर इंटू एन आर डी टी, प्लस ऑफ इसको लिख सकते हो पीडीवी, प्लस ऑफ पीडीवी। अब इसको लॉजिकली आप डिवाइड कर दीजिए किससे, एन डेल्टा टी से, एन डेल्टा टी से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये सी की वैल्यू आ जाएगी सीबी, क्योंकि यही बचेगा बस, बाकी सारी के एन आर डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे आर भी आएगा, यहाँ पे एन आर आएगा, एन आर सी डी टी। अरे अरे आर दो बार लिख दिए, एक मिनट रुको, जल्दबाजी में मैं क्या क्या लिख देता हूं, एनसीडीटी सही है, तो ये हो गया सीबी प्लस ऑफ क्या लिखोगे, पी डीवी बाई डी टी अपॉन एन, ये आएगा ना, अपॉन एन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है सी की वैल्यू, सी फॉर एनी प्रोसेस इज इक्वल्स टू सीबी प्लस पी बाई एन इंटू डीवी बाई डी टी, आप इससे निकाल सकते हो। तो इसी चीज का यूज करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो, अब इसको ट्राई करो एक बार, अब इसको एक बार ट्राई करो, समझ रहे हो मेरी बात को, अब इसको ट्राई करो। कौन भाई बार बार कॉल कर देता है, जब मैं बता रखा हूँ कि साला इस समय कॉल मत किया करो, तो फालतू दिमाग क्यों लगाने के लिए कॉल कर देते हैं।
अब तरीका बता चुका हूं, अब इसको सॉल्व कीजिए। सी की वैल्यू दे रखा है आर टी बाई टी नॉट, मतलब कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का तो सी नहीं है, क्योंकि देखो टेम्परेचर के साथ सी चेंज हो रहा है, इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो है ही नहीं। समझ रहे हो, सी वेरिएबल है तो इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो नहीं हुआ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं हुआ मतलब ना तो वो आइसोथर्मल है, ना आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, ना आइडियाबैटिक है, कोई भी नहीं है, क्योंकि सी वेरिएबल है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली इसी तरीके से लिख लिया करो, dq इज इक्वल्स टू du प्लस w। अब इसको dq को लिख सकते हैं nc dt इज इक्वल्स टू, इसको लिख लो ncv dt। ये कई लोग बोलेंगे सर ये क्यों लिख दिया, अबे f/2 nr dt ही लिखा हूं, इसको लिखा pdv। ठीक है, अच्छा अब इसको फिर उसी तरीके से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अच्छा c की वैल्यू क्या दे रखी है, ध्यान एक बार मुझे, c की वैल्यू क्या दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है आर टी बाई टी नॉट, आर टी बाई टी नॉट, ये आपको दे रखा है, ये आपको c दे रखा है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं क्या, 2 मोल दे रखा है, चलो ठीक है, तो लिख सकता हूं 2 इंटू आर टी बाई टी नॉट should be equals to 2 इंटू एफ, और सीबी की वैल्यू होती है f/2 इंटू आर, तो ये हो गया मोनोएटॉमिक गैस है तो ये हो गया 3 इंटू आर, ये हो गया। ठीक है चलिए, अरे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई 2 dt कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया प्लस ऑफ p, एन से 2 डिवाइड किया नहीं, p इंटू dv बाई dt। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों के पास आएगा। p dv बाई dt। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 RT बाई टी नॉट माइनस ऑफ 3R इज इक्वल्स टू, पी को लिख सकता हूं nRT बाई भी, तो ये हो गया 2RT बाई भी, 2RT बाई भी इंटू dV बाई dt। ध्यान से देखो, दिस इज dV बाई dt। तो देखो यहां से टेम्परेचर इस तरफ ले जाओ, अगर तुम ध्यान से देखो इस, ये जो टेम्परेचर इसको इस तरफ लेके आओ और dt को इस तरफ लेके जाओ, और वॉल्यूम यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, इंटीग्रेट कर दीजिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। अबे ठीक है, लॉजिकली बताना हुआ कि नहीं हुआ, अब इंटीग्रेट कर लोगे आई थिंक। अब देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2R बाई टी नॉट, इसको लिख सकते हैं 2R बाई टी नॉट माइनस ऑफ टी से अगर डिवाइड कर दोगे 3R बाई टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो 2R इंटू dV बाई भी। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो टी नॉट से लेके टी तक के लिए, और इसको V नॉट से लेके V तक के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो T और V के बीच में रिलेशन आ जाएगा। T और V के बीच में रिलेशन आ गया तो देखो T और V के रिलेशन आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, उसके बाद आप V को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, V एज अ फंक्शन ऑफ T आ जाएगा, और फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दीजिए, V एज अ फंक्शन ऑफ T आ गया तो वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दीजिए nRT बाई, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दीजिए nRT बाई P से, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप nRT को इस तरफ लेके आ जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे V एज अ फंक्शन ऑफ T आएगा, देखो V एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा, या इसको सॉल्व करने के बाद फिर उसको nRT, V को लिख देना nRT बाई P इज इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ T, जो भी आपका फंक्शन आएगा, और nRT को इस तरफ ले आ जाना तो 1/P की वैल्यू आ जाएगी। वही तो ऑप्शन में दे रखा है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1/P की वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट मान लेना है, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट मैंने माना है। तो यहाँ से देखो क्या दिक्कत है भाई, तो यहाँ से सॉल्व भी तो करना है, इंटीग्रेट ही तो सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। ये आई थिंक अब आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, हाँ अब सॉल्व हो जाएगा। अब इतना भी नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जितना था वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ गैस इज, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ गैस इज, मिनिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपको मिला था, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आया था। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिनिमम वॉल्यूम ऑफ गैस इज। ठीक है, तो आप ऐसा कर लीजिए कि वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो अगर आपको मिनिमम बताना है तो आप ऐसा कर सकते हो, डीवी बाई किसी भी फंक्शन का अगर आपको मिनिमम करना है तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा के 0 कर दीजिए, तो आपको यहां से पता चल जाएगा किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज मिनिमम, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम इज मिनिमम। तो आप उस टेम्परेचर को एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो मिनिमम वैल्यू की मिनिमम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वही बात आपको बोला, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो टेम्परेचर की वो वैल्यू आएगी जिस पे की वॉल्यूम मिनिमम होगा, तो फिर आपको इसी फंक्शन में उस टेम्परेचर की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो भी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे रखा है, तो इस फंक्शन का वॉल्यूम की मिनिमम वैल्यू आपको पता करनी है, तो मैं ये कर रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करा के 0 कर दीजिए, तो एक टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, वो टेम्परेचर पे वॉल्यूम मिनिमम होगा, तो उस टेम्परेचर को इस फंक्शन में पुट कर दीजिए तो मिनिमम वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं सोचा था एक और पैराग्राफ आप लोगों से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तुम लोग तो मतलब भाई हो, ये दिखा भी देता हूँ एक पैराग्राफ और ये वाला और क्वेश्चंस लेके आया था, कम से कम इतना तो सॉल्व करूंगा। चलिए ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कर लेना, बना तो ठीक है, नहीं बना तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करूंगा। चलो आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसके आगे मतलब क्या बोलते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर होगा, अगर नेक्स्ट लेक्चर में, तो मैं इसको डिस्कस करवा दूंगा, एक बार इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। हाँ मैथ का ये ज्यादा बेटा कुछ भी है, ठीक है, तो मैथ का ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा कल का, तो नेक्स्ट कल के सेशन में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, मतलब कल के सेशन में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। आई होप आप लोग प्रेजेंट रहेंगे, लाइव रहा कीजिए, ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए आपके सारे, एक बचे हुए हैं, वो पहला क्वेश्चन मैं कल वही डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।